गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनु और आज मैं लेके आई हूँ ब्लिट्स सीरीज़ डे 11। ठीक है जी, विद फ्रिक्स एंड ऑल। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 30% ऑफ m इज़ इक्वल टू 18% ऑफ n, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ m n। m और n की रेशियो बतानी है कितनी होगी। जो m है, जो m इज़ इक्वल्स टू, m किसके इक्वल है 18 के, n किसके इक्वल आएगा फिर 30% के। तो मैं ऐसे लिख लूँ कि m इज़ इक्वल्स टू 18 और n इज़ इक्वल्स टू 30। इनकी रेशो ले लो, क्या आ जाएगी 3:5, ये आ जाएगी। ठीक है, ये देख लेना कि एक बार कि m रेशो n पूछा है या फिर n रेशो m पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है m रेशो n, तो m रेशो n इज़ 3:5। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट दिस एंड दिस। सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 388। अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, मान लो कुछ ऐड करके यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, तो 400 किसका है 20 का। नियर अबाउट 20 या फिर 25, इसके बीच बीच में कोई वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा ऊपर की आएगी नहीं। क्योंकि हैं ही छोटे छोटे तो हैं ये सारे जो इसमें ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर भी। 289 किसका होता है 17 का। ठीक है, जब मैं 17 को इसमें ऐड करूँगी 127 में, तो 17 को ऐड किया तो कितना आ गया 4, और ये हमारे पास 4 एंड 1 144 किसका होता है, ये होता है 12 का। अब मैं फिर 12 को इसमें ऐड कर लूँगी, कितना आ गया फिर ये 0, ये 0 और ये 400 अंडर रूट में है, तो क्या आ जाएगा इसका रूट 20। दिस इज़ आर आंसर। ऐसे देखना है आपको, नियर वैल्यू देखनी है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा, है ना, टाइम नहीं है मान लो आपके पास, तो आप क्या करोगे, नियर वैल्यू देखोगे, उस पर फटाफट से टिक कर देना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करोगे, ये अटैम्प्ट लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको भी आप क्या करोगे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करने वाला है ये क्वेश्चन। और मुझे आप कमेंट में बताओगे कि आपने इसमें से कितने अटैम्प्ट करे हैं और कितने मार्क एंड रिव्यू करे हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम में हो चुके थे। ठीक है, तो ये रहा चार्ट है, ये आपको देखना है कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए। एक तो आपको ये पूरे जो 11 से लेकर 25 तक के ये क्यूब हैं, ये सारे आपको लर्न करने हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तो ये है, एक ये है, बाकी ये सारे तो है ही हैं, लेकिन 21 से लेके ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी पूछ लेते हैं, ये भी और ये भी। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। और एक ही ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि ये 16 का जो क्यूब होता है ना, ये 64 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको टेबल करने हैं अप टू 5। 26 से 30 तक के जो टेबल्स हैं वो आपको 5 टाइम्स करने हैं, और 31 से 40 के आपको 3 टाइम्स करने हैं। ठीक है, फिर आपको 40 तक स्क्वायर्स करने हैं, और आपको 60 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स ये भी याद होने चाहिए। और इसमें से एक आता है 63 और एक आता है 64, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये क्या आता है 3969 और 64 का 4096। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और पावर्स करनी है आपको, ये सारे आप देख लेना, ये आपको आना चाहिए सारा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और फिर इसको बाद में देखना कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और ये 1 से लेके 100 तक स्क्वायर आपके गिवन है, तो आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये पूरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पूरी लाइन ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बता देती हूँ 63, 64, और आपको करना है यहाँ से ये 75 का, और इसमें से ये 85 का, ये 85 का कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में पूछ रखा था ना ये, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक 35 का था कल, है ना, एक 35 का था और एक 85 का था, और एक 99 का याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, 99 का कितना होता है 9801, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द लिस्ट। इनकरेक्ट रिलेशनशिप कर लोगे,
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? करवा दूँ? देखो फिर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या करना, अगर आपके पास प्लस है और इनका जो सम है वो सेम है, देखो 6 + 2 इज़ 8 और 5 + 3 इज़ 8। अगर आपके पास जो सम है वो सेम है तो आपको पता है क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके देख लेना है। इनका प्रोडक्ट लो, 6 × 2 इज़ 12 और 5 × 3 इज़ 15 हुआ। तो इनमें से बड़ा कौन है? ये 15 बड़ा है ना? तो यही इसका आंसर है। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट रिलेशनशिप बताना। तो इनकरेक्ट कौन से हो गए? सेकेंड वाला ये तो हमारा ट्रू था, तो इनकरेक्ट कौन से हो गए? 1 और 3rd। तो सी इज़ आवर आंसर। इसका भी ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, इन्होंने देखो सेकंड ऑप्शन दे रखी है, अलग से दे रखी है ना। क्यों दे रखी है? कि बच्चे गलत करेंगे इसलिए दे रखी है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर ये देख सकते हो आप ऊपर 18 सितंबर का 2025 की शिफ्ट सेकंड देख लेना आप, अगर आपको यकीन ना आए तो। ठीक है, तो ये देखो, जब हमारे पास सम सेम हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इनका प्रोडक्ट लेके देखेंगे। अब जैसे ये 8 और 17, ये कितने हैं? 15 आ गया इनका सम। 10 + 5 इज़ 15 और 13 + 2 इज़ 15 और 3 + √6। अब ऐसे नहीं करना इसको, ये मैंने जानबूझ के लिया। क्यों लिया? क्योंकि बच्चे पता क्या करेंगे, 6 × 3 इज़ 18। ऐसे नहीं करना, आपको पहले इसको अंडर रूट में लेके आना है। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 9, फिर 9√6, तो 9 × 6 = 54, मल्टीप्लाई में 54 आ जाएगा। वैसे कितना है ये? 9 + 6 इज़ 15। ओके, तो इनमें से देखो 8 × 7 = 56, ये 50 और ये 26। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ये वाला। फिर उससे छोटा सेकंड पे ये 1 पे और ये 3 पे और ये लास्ट पे 4। अब जब इनका सम डिफरेंस सेम हो, ठीक है, डिफरेंस जैसे 11 - 8 इज़ 3, 15 - 12 इज़ 3, 8 - 5 इज़ 3। ठीक है, जब इसका सम सेम हो, डिफरेंस सेम होता है, तब क्या करते हैं, तब जो वैल्यू सबसे बड़ी आती है वो सबसे छोटा होता है आंसर। नहीं समझे? देखो 11 × 8 इज़ 88, 15 × 12 इज़ कितना होता है? ये 180 होता है, हाँ। और 8 × 5 इज़ 40। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये बोल देंगे बच्चे, ये आंसर में सबसे छोटा आएगा। क्या आएगा? ये आंसर में सबसे छोटा आएगा, मतलब ये 3 पे, और इससे बड़ा क्या है? ये सेकंड पे, और ये जो सबसे छोटा है यही सबसे बड़ा आएगा आपका आंसर में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bookseller purchases 5 novels at the marked price of 4 novels from a distributor. He then sells these novels to customers offering a discount of 5% on the marked price. What is his profit percentage? तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखो, एक बुक सेलर है, उसको 4 के प्राइस पे 5 नॉवेल्स मिल गए। ठीक है, 4 के प्राइस पे 5 नॉवेल्स मिल गए। अब वो क्या करेगा, उसको तो 5 नॉवेल्स मिल गए है ना, तो वो 4 थोड़ी ना देगा, वो तो 5 के प्राइस पे ही देगा। अब अगर उसको डिस्काउंट मिल गया तो वो आगे डिस्काउंट थोड़ी ना देगा, वो तो खुद का प्रॉफिट देखेगा, है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि वो 4 की चीज़ तो लेके आया, लेकिन उसने बेची कितने में? 5 में बेची। ठीक है, बेची कितने में? 5 में। ये जो 5 नॉवेल्स उसने लिए उसको कितने के पड़े? 4 के पड़े। तो वो 4 की चीज़ कितने में बेचेगा? फिर 5 पे बेचेगा, और उस पर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा। ये किसकी रेशो है? CP to SP की रेशो है, कि वो कितने में लेके आया और वो कितने में बेच रहा है। ठीक है, इस पे वो डिस्काउंट देगा। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो वो 20 की लेके आया, कितने में बेचेगा? 19 पे बेचेगा। तो देखो 19 पे बेचेगा, तो ये गया 4 पे, और ये 16 की लेके आया जो, वो बेचेगा उसको 19। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। किस पे हुआ? 16 पे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई कि कितने परसेंटेज में कितना आ जाएगा। देखो 1/16 कितना होता है? 1/16 इज़ 2.5%। इसका 3 टाइम्स कर दो, यही है ना, 3 टाइम्स ही है, तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? 75.18.75। दिस इज़ द आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हियर इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड ए बी सॉरी Here is our fifth question. A and B can finish a certain job in 28 and 35 days respectively. They started working together but A left after a while and B managed to complete the remaining work in 17 days. How many days did A work before leaving? तो A ने काम छोड़ने से पहले कितने दिन उसने काम किया, ये निकालना है. पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो. कितने दिन काम करता है? 28. और ये पूरा काम कितने दिन में करता है? 35 में. तो अब देखो इनके टाइम की रेशो क्या आ जाएगी. टाइम क्या आ जाएगी? 7 पे जाएगा ये 4 और ये 5. तो एफिशिएंसी की रेशो इसकी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्स. तो कभी कभी ना हो जाती है भाई गड़बड़. ठीक है, तो इनके एफिशिएंसी की रेशो क्या हो जाएगी? 5:4 इन्वर्स में. तो ये कितना आएगा? देखो टोटल वर्क कितना आ गया? नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, यही होता है ना टोटल वर्क. तो 28 इंटू 5 कितना आएगा? 140. ये हमारा टोटल वर्क आ गया. अब कहते जो बी है, बी इसने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया? 17 डेज में. कितनी एफिशिएंसी है इसकी? 4 है ना, 4. तो 4 एफिशिएंसी के साथ इसने कितने दिन कितना काम कर लिया टोटल? तो 17 4 × 68. तो इतना काम इसने कर लिया. ये तो इतना काम रिमेनिंग था. इससे पहले कितना काम होगा? टोटल वर्क में से इसको माइनस कर दो. तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये जाएगा 7. ठीक है, 72. और ये जो काम है ये ए और बी ने मिलके किया था इस काम को. तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9. तो कितना आ जाएगा? 8. कितने डेज काम किया उन्होंने? 8 डेज. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज हियर. गिवन है हमारे पास x + 1/x इज इक्वल्स टू 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x 6 + 1/x⁻6 - 3 इंटू दिस. तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसको निकाल लो. आप इसको निकालोगे, पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर जो स्क्वायर निकालने के बाद वैल्यू आएगी फिर उसका क्यूब कर दो. ठीक है, यही होता है. स्क्वायर करो. जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 16. और फिर इधर होएगा प्लस का 2. तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. तो क्या आ गया? 14. अब हमें 14 का क्या लेना है? क्यूब लेना है. 14 का क्यूब, यही जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये इसका जब हम क्यूब लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगी ये वाली वैल्यू. अब इसको निकालेंगे. 14 का क्यूब कितना होता है? 2744 माइनस 3 इंटू यही होता है ना, 3 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 42. तो ये कितना है? 2702. ये आ गया. ये तो निकाल लिया. चलो अब है हमारे पास 3 इंटू दिस. पहले x² + 1/x², ये निकालो, फिर इसका स्क्वायर कर दो. ये तो हमने निकाल लिया था. कितना आया था? 14 आया था. ठीक है जी. तो 14 का दोबारा से स्क्वायर कर दो. 14 का स्क्वायर करेंगे 196 - 2. तो कितना आ गया? 194. और 194 के साथ कितना है? 3 है. ठीक है, तो इसको कर लो. 3 4 × 12, 19 3 × 57 और 58. 1 कैरी था ना ऊपर. तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 इंटू दिस. ये हमने निकालना था. कितना था? 14 था. 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 56. इसमें से इसको माइनस कर लो 0. अब ऐसे इसको सॉल्व करना चाहो पूरा कर सकते हो हैं. अब बचा तो इसमें कुछ है नहीं अब. ठीक है, अगर नहीं करना तो यूनिट डिजिट देख लो. जब 2 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 0. और पीछे कितना है? 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा. ये तो गया और ये गया. अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा. अगर नहीं करना चाहते तो ये भी देखो. ऐसे जब हम 702 में से 582 माइनस करेंगे, मान लो 500 निकाल दिया हमने 700 में से, तो कितना बचेगा? 200. ठीक है, तो ये तो 200 से बड़ा है, 400 है यहाँ पे. तो आंसर ये आएगा. ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो. देखो ये इसमें से जाएगा 0 और ये 10 आ जाएगा, 8 जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा हमारे पास 6. तो 1 और 2 प्लस इसमें 56 कर दो, 76 21 76. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th. Reena borrowed rupees
1200 at simple interest for a number of years equal to the rate of interest. At the end of the loan term, she paid rupees 432 in interest. What was the interest rate? तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कितना था प्रिंसिपल 1200, ठीक है। तो टाइम कितना है हमारा, टाइम जो है इसके इंटरेस्ट रेट के इक्वल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो मैं इस पहले इंटरेस्ट रेट लिखूँगी, टाइम को क्या लिखूँगी, इंटरेस्ट रेट लिखूँगी, ठीक है 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास 432 इंटरेस्ट कट हो गया, 12 पे जाएगा 36 जाएगा 3 पे, और फिर ये आ जाएगा 72 जाएगा 6 पे। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है इसका स्क्वायर कितना आ गया 32, इसको निकाल लो कितना आ गया 6%। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹20,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। ओके, एक बंदा है 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है 2 डिफरेंट स्कीम्स में। ही इन्वेस्टेड वन पार्ट for 4 years at 8% simple interest and the other part for the same duration at 10% simple interest. If the interest earned from the second part was this more than the interest earned from the first part, how much money was invested in the second scheme? तो second scheme में कितनी मनी है जो इन्वेस्ट करी थी, ठीक है। देखो मान लो फर्स्ट में कितनी करी है, फर्स्ट में करी है x, तो दूसरी में कितनी करी होएगी 20,000 माइनस x, ठीक है। ऐसे मत करो, किसकी पूछी है, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड, जो सेकंड पूछी है ना उसको x मान लो, सेकंड को मान लिया x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 20,000 माइनस x, ठीक है। तो फर्स्ट कितनी है हमारे पास, ये है 8 4 32%, कितनी है 20,000 माइनस का x, ठीक है। तो कहते हैं सेकंड पार्ट में ना जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो इसको आगे लिख लो 40% आ जाएगा। देखो 4 10 40% ऑफ एक्स, एक्स ही माना था ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 32% ऑफ 20,000 कितना आ जाएगा, ये 6,400 माइनस 32 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 32% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। देन इसको ऐड कर लो, कितना आ गया 72% ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस में इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, ये 8640 ये आ गया। ये हमारे पास 72% ऑफ x की वैल्यू हमें ये गिवन है, हमें निकालना क्या, हमें x निकालना है, निकाल लो। तो ये 72 पे जाएगा तो आ जाएगा 1, और ये रिमेनिंग इज़ 144, ये जाएगा इस पे 2 पे। तो कितनी आ गई, परसेंटेज इधर ले आओ, तो कितना आ गया, आंसर इज़ 12,000, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉक क्लाइंबर यूजेज अ रोप टू एसेंड अ क्लिफ। एक रॉक क्लाइंबर है, एक रोप को यूज़ कर रहा है टू एसेंड अ क्लिफ। If the vertical height of the cliff is 35 meters and the rope makes an angle of 30 degree with the level ground, what is the minimum length of the rope required to reach the top? मिनिमम लेंथ क्या है रोप की, देखो तो ये हमारे पास एक क्लिफ है ये वाला, ठीक है जी, ओके। किसकी, इसकी लेंथ कितनी है 35 मीटर्स है इसकी वर्टिकल हाइट, और ये हमारे पास जो लेंथ है ये, इसको मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। ये किसकी लेंथ है, ये है लेंथ ऑफ रोप, और एंगल हमें कितना गिवन है, विद द लेवल ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि 30 के सामने अगर ये है तो 1 होगा, 60 के सामने तो ये √3, और ये कितना होगा 2। अगर 1 की वैल्यू 35 है तो 2 की कितनी होगी 70। दिस इज़ द आंसर। ये मैं बता देती हूँ आपको, एक यहीं पे था कहीं पे, हाँ ये नहीं है, ये रहा, देखो इसको देखो ध्यान से। अगर तो हमें गिवन है 30 60 और 90, तो 30 के सामने कितना होगा 1 होगा, और इसके सामने 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं है। 60 के सामने √3 और इसके 90 के सामने 2,
अगर 45 है, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 दोनों सेम होंगे, एंगल 1 1 एंड ये √2। और 75 के सामने √3+1, ये होगा √3 - 1, ये 2√2। ये याद रखने हैं। और ये अपोलोनियस थ्योरम है, ठीक है। जब ये साइड्स हैं ये दोनों ये इक्वल हैं, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया फिर, ये मीडियन हो गया, मीडियन। तो AB² + AC² इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये वाला AD का स्क्वायर, और ये इसको मान लो, ये मान लो इतना, सिर्फ ये इतना BD का स्क्वायर, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो क्योंकि ये सेम है, ठीक है। ये होगी अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हाँ, तो मैंने ना कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला, इसको एक और डिफरेंट मेथड से करवाऊँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा था इसका सम, ठीक है। जब कभी भी x, ये वाला x और ये वाला y, इनका सम x + y, अगर इनका सम 90 डिग्री हो, तो ये जो वर्टिकल हाइट है ना, ये वर्टिकल हाइट, ये पता कितनी होती है, ये होती है वर्टिकल हाइट इज इक्वल्स टू √ दिस डिस्टेंस, ये वाला मान लो आपका x है और ये पूरा मान लो आपका y है, ठीक है। तो ये होती है √xy, ये इतना होता है हाइट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन्होंने हमें ये गिवन था, ये गिवन था, ये भी गिवन था, निकाल लो। हाइट मान लो गिवन नहीं है, ठीक है, मान लो गिवन नहीं है, तो √ ले लिया मैंने, पहले मैं x ले रही हूँ इसको 25 इंटू, अब ये मैंने ले लिया 75, ठीक है। 75 को मैं 25 इंटू 3 ऐसे लिख सकती हूँ, लिख लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25 बाहर आ गया, और ये √3। क्या ये हाइट जितनी इन्होंने दी है उतनी है? अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि x + y इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा लगा आपको ये मेथड मेरा? इसका एक और क्वेश्चन है जो मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है, ठीक है, वो भी सेम मेथड से है, और उसमें मैंने एक दूसरा मेथड भी समझाया हुआ। अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टा पे मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, तो उधर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मेरा चैनल है SSC क्रैकर्स 1803, ऐसे यहाँ पे लिख रही हूँ, SSC क्रैकर्स 1803, ठीक है। तो इस चैनल को फॉलो कर लेना अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि विद ट्रिक्स मैंने आपको करवाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्बल इज स्फेरिकल इन शेप with a radius of 4 centimeter. If the marble is placed inside a cube with side length of 10 centimeter, what is the volume of the cube that is not occupied by the marble? ठीक, वो बतानी है जो मार्बल ने ऑक्यूपाई नहीं करी, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, इसमें एक क्या आ गया, स्फीयर आ गया, ठीक है। ये तो स्फीयर इतना तो कर लेगा, ठीक है। जो स्फीयर ने, ये स्फीयर यहाँ पे भी तो दिखेगा थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखेगा। ये 3D बनी नहीं, अगर आप देखोगे ना, आप खुद से घर पे करके देखना, कोई बॉक्स ले लेना जो ट्रांसपेरेंट हो कि आपको बॉल दिखे उसमें से, है ना, उसमें कोई बॉल डालना आप, फिर आपको दिखेगा कि आप जिस भी एंगल से देखोगे ना आपको बॉल दिख रही है वो, ठीक है, जितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो इस स्फेरिकल बॉल ने ऑक्यूपाई नहीं किया वो निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे फिर इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या गिवन क्या है हमें, क्यूब, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, A क्यूब, कितनी है इसकी साइड, क्यूब की साइड है 10, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी दिस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r का क्यूब, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 256/3 और ये 22/7। अगर मैं इसको 21 मान लूँ तो ये 3 पे चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा होएगा ही 3 से ऑफ कोर्स। अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखूँ, देखो पाई को मैं ऐसे लिखूँ 3.14, है ना, तो ये थोड़ा सा कुछ बड़ा आ जाता है इसमें। तो
उसी वे में अगर मैं इसको 21 मान लूँ तो 3 आ गया, लेकिन अगर 21 होता तो 3.14 ऐसे समथिंग इसकी वैल्यू निकल के आती। ओके, तो मैं इसको ऐसे 3 मान रही हूँ। जो भी हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा हमारे आंसर से बड़ा आएगा। ओके, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आया क्या है यहाँ पे 256। जब मैं इसको 256 माइनस कर रही हूँ, मान लो ये मैंने 250 माइनस करा, तो हमारे पास कितना बचता है 750। तो ये 250 से थोड़ा सा ज़्यादा था जो मैं माइनस करना था, तो आंसर 732 के आसपास आएगा। देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, हम अप्रॉक्स करके इसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब मतलब निकाल सकते हैं, तो हमें एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में, और मार्क रिव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, टू हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अनदर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दूसरे हेमिस्फीयर में ही चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो R1 है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, वो थर्ड जो R3 का क्यूब इसके इक्वल होगा, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल ही हो जाएगा। देखो क्या होती है 2/3 पाई R का क्यूब, यही होती है। इसमें ये कॉमन निकल जाता, इधर भी ये कॉमन निकल जाता, ये कैंसिल हो जाता, तो ये R क्यूब। ठीक है, फर्स्ट कितना है हमारे पास 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और ये 4 का क्यूब है 64, तो कितना आ गया 72। ये मान लो हमारे पास, इसको मैं R का क्यूब में बड़ा R मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास R का क्यूब इतना आ गया। अगर मैं 4 का क्यूब निकालूँ तो कितना होता है 64, 5 का क्यूब निकालूँ तो कितना होता है 125। तो ये इसके बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, लाइक 4.5 से थोड़ा सा छोटा ही आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा आएगा, लाइक मैंने मान लिया 4.4 आंसर। तो अगर मैं इसको 4 ही मान लूँ तो मेरा आंसर इजीली नहीं आ जाएगा, ऑप्शंस दूर दूर है तो हो जाएगा। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ही पूछा इन्होंने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई R का स्क्वायर। R कितना है ये मैंने मान लिया 16 है, इसको सेम वही मान लो 21, तो ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 16 इंटू 9 कितना होता है 144। तो इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये छोटी है, ये नहीं हो सकता, और ये इतना कम तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको भी देखूँ तो ये 0.14। ठीक है, 0.14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से तो कितना बड़ा आंसर आएगा 14 9 ज़ा 1.62 समथिंग होता है। फिर ये 16 भी है, इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बड़ा आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा इसका। ओके, तो अगर आप इसको अटैम्प्ट करना चाहो कर सकते हो, अगर मार्क कर रिव्यू करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो। अदरवाइज़ तो सॉल्व हो सकता है ये डेफिनेटली अटैम्प्ट करेंगे फर्स्ट टाइम में। 2 सेकेंड्स का आंसर आ जाएगा इसमें, 2 सेकेंड्स में। If all the 3 dimensions of a cuboid are increased by 10%, then the volume increases by what percent? वॉल्यूम क्या होती है क्यूब हो जाएगा उसका, है ना, क्यूब। तो क्यूब करेंगे किसका 10 का, क्या आ जाएगा हमारे पास, इंक्रीज़ हो रही है 10% से, फर्स्ट ईयर का 10%, दूसरे साल का 21%, तीसरे का आंसर ऐसे निकालो, ऐसे निकाल सकते हो। फर्स्ट ईयर में 10 का क्यूब, 10 से 10% इंक्रीज़ हो रही है ना, तो 10 से 11 इनका कर दो क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1000। इसका क्यूब है कितने से इंक्रीज़ होगी 331, कितने पे 1000 पे, तो कितना आ जाएगा 33.1 इज़ द आंसर। कैसे भी करो, बहुत ईजी है। ये देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 10% है, अगर 2 बार है तो 21, 3 बार इतना और 4 बार इतना, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने जो पिछली क्लासेस
लगाई हैं उनमें मैंने ये समझाया हुआ है। अगर आप वो रेगुलरली क्लासेस देख रहे हो तो आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि ये आपको रिकॉल हो जाता है ना, जस्ट फॉर रिविज़न। चलो ये देख लो एक बार, इंक्रीमेंट्स, हाँ 15% का ये ना आ जाता है क्वेश्चन में। 15% का हो तो ऐसे 4 का निकालना तो मुश्किल है। पहले 2 का निकाल लो, कितना आएगा 32.25, फिर से इसका, और जब इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 74.9%, अप्रॉक्स 75%। अगर मान लो हमें पूछ लिया कि 15,000 है, इस पर इंक्रीमेंट हो रही है 4 टाइम्स, कितना रेट है 15%, तो क्या करोगे डायरेक्टली इसका 75% निकाल लो इंटरेस्ट, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, मान लो कि 75% से थोड़ा सा हल्का सा आंसर आपका छोटा आएगा, थोड़ा माइनर सा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको ज़्यादा अप्रॉक्स में ही पूछेंगे वो। A cone is sliced into 2 sections by a plane that is parallel to its base with the upper section representing 1/8 of the overall volume. Okay. What is the ratio of the height of the smaller cone to the original cone? Okay. देखो जो वॉल्यूम है स्मॉल की टू ओरिजिनल कोन की, तो स्मॉल की कितनी है वॉल्यूम 1 है और ओरिजिनल की कितनी है 8 है। तो जो इनकी हाइट है, हाइट, तो इसका हम क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। क्या लेंगे क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट इज़ 1 और ये किसका आ जाएगा 2 का क्यूब रूट। ये 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी रेशो। हाइट ऐसे ही पूछी थी ना स्मॉलर टू ओरिजिनल, कई बार ऐसे पूछ लेता ओरिजिनल टू स्मॉलर, तो आप गड़बड़ कर देते। ठीक है, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin A is equals to 3/5 and cos B is equals to 12/13, A और B इससे छोटे हैं, then find sin A plus B। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। sin A plus B क्या होता है, sin A cos B plus cos A sin B। ठीक है, तो sin A कितना है 3/5, cos B कितना है 12/13, तो cos A कितना आ जाएगा, cos A वाली वैल्यू ये है, तो इसका ये ट्रिपलेट क्या बन रहा है 3 4 5 बन रहा है, तो ये हमारा बेस आ गया बेस, तो cos A क्या हो जाएगा 4/5 इंटू साइन B की वैल्यू ये है। अब ये हमारे पास बेस है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ये आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा 5 12 एंड 13 का, है ना, तो साइन भी क्या आ जाएगा 5/13, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 36 प्लस 20/65 इज 56/65, दिस इज़ आवर आंसर। देखो करवाती हूँ, ये हैं आपके सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 4 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 12 13 वेरी इंपॉर्टेंट, 7 25 8 15 17, ये 4 मैंने अलग से इसीलिए लिखी हैं क्योंकि ये ऐसे हैं कि जो आपको हर एक शिफ्ट में इनमें से एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उससे थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट तो बहुत हैं लेकिन थोड़े से कम इनसे। ठीक है, तो ये वाले ऐसे हैं कि इनसे भी थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं। इनमें से एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट बहुत, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, और इनमें से ये, ठीक है, बाकी आपको सारे याद कर लेने हैं फिर भी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, ये रहा हमारे पास जो मैंने अभी निकाले थे कि बेस है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट इसका इन्वर्स होता है तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो ये मैंने लिख दिए हैं और ये इनके इन्वर्स लिख दिए, आपको याद कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a tower generates a shadow that is 40 meters long when the sun's angle of elevation is 45 degree। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री।
और इस जो शेडो है, ये शेडो यहाँ पे बनेगी ना नीचे, तो कितनी मीटर लॉन्ग है? 40 मीटर। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट क्या होगी? वही है, अगर ये 45 है तो ये भी 45, मैं पीछे करवा के आई हूँ ना, 45 है तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। अगर ये 40 है 1 की वैल्यू, तो ये भी तो 1 है, ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। दिस इज आवर आंसर। ये देखो, ये वही वाले हैं। कहाँ पे गया? हाँ, ये रहा 45 वाला, है ना। 45 एंड 90, 1 √2 याद कर लेने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line y is equals to mx plus 2 passes through this, find m। m क्या है यहाँ पे? m is a slope here। क्या है? m is a slope here। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट करो, पुट करके देखो, ये है हमारा x और ये हमारा y है, तो y को पुट कर लो 8 और ये mx कितना है? ये 3m प्लस 2, इधर आएगा माइनस में, तो ये 6, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर है, a sector of a circle has a central angle of 120 degree and a radius of 5 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of 2 pi by 3 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector? Okay, फर्स्ट सेक्टर का एरिया, सर्कल सेम है तो रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो सेम होगा, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी रेडियस की? 1:1, नो मैटर्स। देन सेंट्रल एंगल निकालना है फर्स्ट का, किस पे डिपेंड करेगा? 120 डिग्री पे डिपेंड करेगा। वह 360 में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो 360 है वो इसमें भी आएगा, कट हो जाएगा, तो सिंपल आप लो 120 डिग्री। अब ये किस में है? ये तो डिग्रीज़ में है और ये रेडियंस में है, तो इसको भी हम डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने बताया था कन्वर्ट करने के लिए, आप पाई की जगह पे क्या पुट कर दो? 180 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 पे और ये 3 पे, 3 और ये 2 पे, कितना आ जाएगा? 1:1। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर 8-साइडेड पॉलीगन? ठीक है, आपको ये पता है कि ईच इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे होता है, ऐसे। ये मान लो इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका ये इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। ओके, पहले फिर हम एक्सटीरियर एंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? 360 बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है? 8, तो कितना आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल? ये आ जाएगा हमारे पास 45, ये आएगा 45, ठीक है। तो अगर मैं 180 डिग्री में से 45 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। यही हमारा ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज एक और मेथड है कि कैसे निकालते हैं? n-2 × 180 डिवाइडेड बाई ईच इंटीरियर एंगल, तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 180 डिवाइड कर लो इसको 8 से, तो निकाल लो। ये 8 पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा, तो 4 पे ये कितना आ जाएगा? 16 4 20 is 45, और ये 3 पे कितना आ गया? 135। चलो नेक्स्ट, हाँ ये देख लो, ये ऑक्टागन था और ये 45 डिग्री था, तो ये कितना आएगा फिर? 135 डिग्री आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रेपेजॉइड द 2 पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो। ठीक है, ट्रेपेजॉइड कैसे बनता है? ये होता है, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, इनकी रेशो कितनी है? 3x और 5x। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्रेपेजॉइड, ये इसकी हाइट आ जाएगी, क्या है? 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स टोटल एरिया इज दिस। एरिया क्या होता है ट्रेपेजॉइड का? इसका एरिया होता है 240 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ द ईच पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना है? 5 + 3 is 8x इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 10 है, निकाल लो। निकाल के ये आ जाएगा अपना 4 पे, ये इस पे, ये
जाएगा 6 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इन्होंने पूछा डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये 3x इज़ 18 और ये 5x इज़ 30, 18 and 30, this is our answer. Next question. Triangle ABC has sides AB is equals to this, BC is equals to this, AC is equals to this. Triangle XYZ is congruent to triangle ABC. What is the perimeter of XYZ? देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स तो इनका जो पेरीमीटर है वो भी सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, नंबर ऑफ जो साइड्स हैं इनका सम, पेरीमीटर निकाल लो तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो XYZ का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस, ऐसे देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल्स टू 4। हमें निकालना है x प्लस 1/x, ये निकालना है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16। इसको इधर ले आओ, माइनस का 2, कितना आ जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट, इफ cot a इज इक्वल्स टू 2 देन sin a माइनस cos a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वही जो मैंने आपको पीछे करवाया था, ये वाला फंड भाई तू उधर, ये वाला, ठीक है। तो ये cot है, तो ये 2/1, तो ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम। 4 + 1 इज़ √5, ये आ गया। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो निकाल लो, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, 5 माइनस बेस 2 है √5, तो कितना आ जाएगा माइनस का √5। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, a circle has radius 7 centimeter. A tangent is drawn from an external point P if the length of the tangent is 24 centimeter. ठीक है, what is the distance from P to the center of the circle? 7 है, 24 है, किसकी कमी है 25। अब देखो, जो मैंने आपको ट्रिपलेट्स दिखाए थे, ये रहे, इसमें से इस पेपर में ये आ गया, अब ये भी आ गया, एक ये आ गया, ये तीनों आ गए ना एक ही शिफ्ट में, ये 3 ट्रिपलेट्स, तो कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। तो सारे ट्रिपलेट्स आपको कर लेने हैं ध्यान से। तो इसको मैं सॉल्व भी करवा देती हूँ। देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है वो है 7, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो लेंथ है हमें ये बतानी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम P टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस x, ये हमें गिवन है कितना 24। तो कितना आ जाएगा 7, 24 एंड 25। From a point outside a circle, 2 tangents are drawn to the circle. If one of the tangents measures 12 centimeter, what is the length of the other tangent? तो अगर एक टेंजेंट 12 है तो दूसरी टेंजेंट कितनी होगी, 12 होगी। जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनका सम, हमेशा सम बोल रही हूँ, जो दोनों टेंजेंट्स होती है ना इनकी लेंथ होती है जो सेम होती है। देखो, ये देखो, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, इसकी लेंथ 12 है, तो इसकी लेंथ इन्होंने पूछी है, तो ये भी तो सेम ही है, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके और भी फैक्ट्स हैं, देखो क्या है। एक तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये जो कॉर्ड, मान लो यहाँ पे कॉर्ड है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पे जो रेडियस है वो क्या होगा, इस पे जो एंगल है वो क्या बनेगा, वो 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये कितना होगा 90 + θ/2, ये 90 - θ/2। ओके, देखो नेक्स्ट, और
ये मैंने बता ही रखा है कि जो ये एक कॉर्ड है वो सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनाएगी वही कॉर्ड सेंटर पे उस एंगल का डबल बनाएगी। ओके, और ये जो एंगल होगा ये वाला, वो इस थीटा, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ओके, और ये देखो, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे जो एंगल बनेगा और जो ये कॉर्ड है, ये आर्क, ये टेंजेंट पे एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और ये जो एंगल होंगे वो इस थीटा का हाफ होंगे, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम है वो थीटा होगा। ओके, और ये ऑलवेज सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्यूएट 0.04 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब डिवाइडेड बाय दिस। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 0.2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो मैं इसमें से 0.2 का क्यूब निकाल लूँ। अगर मैंने निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.2 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे से डिवाइड होके कट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, ये। तो इसका आंसर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 0.008, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये फॉर्मूलाज हैं, ये कर लेना ध्यान से। देखो, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी इज़ दिस साइन कॉस ए प्लस बी। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, करने हैं आपको, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर मेरी ट्रिक्स आपको समझ आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियोस। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं अब तक की, वो भी जाके देखो, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।